नमस्कार साथियों, इस सत्र में मैं आपके साथ श्रवण कौशल, उसकी उपयोगिता और प्रकार विषय पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, शिक्षक की भूमिका में हम अपनी कक्षाओं में समय समय पर अपनी विषय वस्तु को मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, विद्यार्थियों से पाठ का वाचन करवाते हैं, उन्हें प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा भी उन्हें अपनी बातों को प्रस्तुत करने का मौका देते हैं। इस दौरान भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो वह अपने सुनने की कुशलता का उपयोग करते हैं। यह श्रवण कौशल भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। आइए इस पर विचार करते हैं। श्रवण कौशल हमारे कक्षा शिक्षण में एक दूसरे को विचारों से परिचित कराने का कार्य करता है। जब भी आप अपनी बातों को रख रहे होते हैं, उसे सुनकर सुनने वाला अर्थ को निर्मित करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है और इस तरीके से वह विषय वस्तु से भी परिचित होता है। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जब हम किसी की बात को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो हमें उसकी व्याख्या करने में भी सरलता होती है। सुनी गई बात का हम आकलन कर सकते हैं, उसकी सराहना कर सकते हैं, उससे सब अनुभूति को भी व्यक्त कर सकते हैं। आप खुद अपने क्लास के अनुभवों को ध्यान में रखकर विचार करें तो जब तक विद्यार्थी दूसरों की बात को अवधान के साथ सुनता नहीं है, तब तक वह अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं है, वह उसके निर्वचन में भी समर्थ नहीं होता है। इसलिए हमारे कक्षा में चाहे हम जो विषय पढ़ा रहे हों, उसमें श्रवण कौशल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो सुनने, ग्रहण करने, व्याख्या करने और भागीदारी करने में मदद करती है। हम पारस्परिक संवाद में संलग्न होने के लिए भी श्रवण कौशल की मदद लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि जब तक विद्यार्थी किसी बात को सुनेगा नहीं, तब तक वो उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं होगा और यह टिप्पणी करना ही कक्षा में संवाद को आगे बढ़ाता है। विद्यार्थी अपने सहपाठियों की बातों को सुनता है, अध्यापक की बात को सुनता है और इस तरीके से कक्षा का संवाद आगे बढ़ता है। सुनने की कुशलता के आधार पर ही वह कार्यकरण संबंध को समझता है, समस्या समाधान में संलग्न होता है और उनके आपसी संबंध भी मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने कक्षा को कोई परियोजना कार्य दिया है जिसमें समूह को मिलकर समस्या समाधान की योजना विकसित करनी है और उसे क्रियान्वित करनी है, तो निश्चित रूप से समूह के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे की बात सुननी होगी, समझनी होगी, तभी वह उस योजना को विकसित कर सकते हैं। सुनने के दौरान में विद्यार्थी कही गई सामग्री को, कही गई विषय वस्तु को उसकी अर्थपूर्ण इकाइयों में समझता है। उदाहरण के लिए यदि आप पाचन तंत्र समझा रहे हैं या अंग तंत्र की संरचना समझा रहे हैं, तो उसके घटक क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, वह एक दूसरे से अलग क्या हैं, कैसे संबंधित हैं, इसे विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक की प्रस्तुति, मॉडल द्वारा किए जा रही प्रस्तुति के माध्यम से ही समझने का कार्य करता है। ऐसे ही आप देखें तो सुनने के दौरान विद्यार्थी व्याकरण की इकाइयों को भी पहचानता है, वह प्राप्त हो रहे संदेशों को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, अर्थात वह एक निष्क्रिय श्रोता नहीं होता है, वह कही गई बातों को अपने संदर्भ के हिसाब से भी देख रहा होता है। वह इतना संज्ञानात्मक दृष्टि से परिपक्व होता है कि आपकी प्रस्तुति में से मुख्य सूचनाओं को निकाल लेता है। उदाहरण के लिए यदि आप इतिहास की कक्षा में किसी एक खास प्रकार की कला का इतिहास पढ़ा रहे हैं, क्रिकेट का इतिहास पढ़ा रहे हैं, राजवंश का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो वह उनमें से उन सूचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना जान जाता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसे ही आप यह भी पाएंगे कि वक्ता क्या बोलने वाला है, इसका भी भविष्य कथन श्रोता श्रवण कौशल के आधार पर कर लेता है। वो ये अनुमान लगा लेता है कि अब अध्यापक के द्वारा क्या निर्देश दिया जाने वाला है या इसके उपरांत उसका साथी किस बात को सामने रखने जा रहा है। आइए इसी क्रम में हम श्रवण के अलग अलग प्रकारों पर भी चर्चा करते हैं। पहले तरीका का श्रवण कौशल है ध्यान पूर्वक सुनना। इसमें अति केंद्रित अवधान की आवश्यकता होती है। शिक्षक कई बार प्रश्न पूछता है या विद्यार्थी जिन बातों को सुन रहा होता है उसके आधार पर वह आपसे प्रश्न पूछता है, सुनी गई बात के आधार पर सारांश प्रस्तुत करता है और दिए गए निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करने के लिए भी आपको निर्देशों को स्पष्टता के साथ सुनने की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार का श्रवण है निष्क्रिय श्रवण। इसमें आप बातों को सुनते हैं लेकिन आप इसके साथ अन्य कार्यों को भी कर रहे होते हैं। इसका उदाहरण यह है कि दो समूह अलग अलग हिस्सों में कार्य कर रहे हैं। वे अपने समूह की बातों को तो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लेकिन उसी समय उनके कान में दूसरे समूह की भी बातें आ रही होती हैं, जिन पर वो विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि हम जब कोई कार्य कर रहे होते हैं उस समय टीवी या रेडियो भी चल रहा होता है, लेकिन उसकी आवाजें, उसकी विषय वस्तु
वो हम बहुत ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं, बस वो यूं ही हमारे कानों में पड़ते रहते हैं। सुनना और जवाब देना, इस प्रकार की सुनने की प्रक्रिया तब होती है जब विद्यार्थियों को इस बात का अनुमान होता है कि जिस सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है इसके बाद उनसे कुछ सवाल जवाब पूछा जाएगा, वह स्वभावतः अवधान देते हुए कक्षा संस्कृति के आधार पर प्रश्नों के उत्तरों को केंद्र में रखते हुए सूचनाओं को छांटते हैं और वो जवाब देने को तत्पर होते हैं। विशिष्ट सूचना के लिए सुनना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेलवे स्टेशन पे होने वाली उद्घोषणा, जिस दौरान वहां पर नाना प्रकार की घोषणाएं हो रही होती हैं, लेकिन जो सुनने वाला होता है उसे केवल अपनी ट्रेन, प्लेटफॉर्म आदि से संबंधित सूचना जाननी होती है। ऐसे ही जब शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के अलग अलग दायित्वों को बांट रहे होते हैं तो विद्यार्थी अपने दायित्व को सुनने के लिए अधिक तत्पर होते हैं। ऐसे ही जब कोई विद्यार्थी प्रस्तुति कर रहे होते हैं तो उसका साथी उसकी अपने रुचि के विषय पर या अपने व्यक्तिगत संबंधों को ध्यान में रखते हुए उस प्रस्तुतिकरण को सुनता है और उसमें से सूचनाओं को छांटता है। सुनना और रचना, इस प्रकार का भी आप अपनी कक्षाओं में देखते होंगे। कई बार कहानियों को सुनाते हुए हम उसका अंत विद्यार्थियों से ही पूछते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो इसको सुझाएं। ऐसे ही जब समस्या समाधान पर चर्चा कर रहे होते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे चर्चा कर रहे होते हैं, तो विद्यार्थियों को ही कहते हैं कि वे उस बात को पूरी तरीके से सुने, उसका निष्कर्ष बताएं, समाधान सुझाने में हमारी मदद करें। इस प्रकार के श्रवण कौशल में विद्यार्थी की बराबर की भागीदारी होती है और वह सुने गए में अपने विचारों को जोड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस आधार पर उसका सुनना केवल सुनने तक सीमित नहीं है बल्कि रचने तक उसका प्रसार हो जाता है। सुनना और विश्लेषण करना, जब विद्यार्थी आपकी बातों को सुन रहा होता है तो वह उनमें सूचनाओं को छांटने के साथ साथ उनके आपसी संबंध, जोड़ तोड़ इत्यादि को भी कर रहा होता है। उदाहरण के लिए गणित की कक्षा में एक चर वाले समीकरण, दो चर वाले समीकरण को पढ़ाते वक्त वह केवल व्याकरण की इकाइयों में आपकी बात को नहीं सुनता, वह उसमें जो संक्रियाएं हो रही हैं, जो संतुलन का कार्य हो रहा है, जिस तरीके से इबारती प्रश्नों को गणित के समीकरण में बदला जा रहा है, उन सभी बातों पर ध्यान रखता है और उनके आधार पर विश्लेषित करता रहता है। ऐसे ही है सार ग्रहण के लिए सुनना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इतिहास और साहित्य की कक्षा, जहां पर शिक्षक विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उदाहरण, संदर्भ, समय रेखा आदि का बराबर उल्लेख करते रहते हैं और विद्यार्थी इनके माध्यम से विषय वस्तु को समझता है। उसे पूरी सूचना में से सार रूप में मुख्य सूचनाओं की छटनी करनी होती है। उदाहरण के लिए वह अध्यापक द्वारा दिए गए दैनंदिन उदाहरणों को संज्ञान में लेने के स्थान पर विषय वस्तु से संबंधित मुख्य सूचनाओं को ही संज्ञान में लेता है। उदाहरण के लिए जब उसको हम व्याकरण की किसी अवधारणा को पढ़ा रहे होते हैं तो उसकी परिभाषा और उदाहरणों के आधार पर वह मुख्य तत्व छांटता है। जैसे वो क्रिया विशेषण में से ये अंडरलाइन करता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण होते हैं। अध्यापक द्वारा दिए जा रहे अन्य उदाहरण उसकी समझ में मदद करते हैं, लेकिन उसके द्वारा आत्मसात वह केंद्रीय सूचना ही की जाती है। ऐसे ही भूगोल की कक्षा में अगर आप उसको विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में बता रहे हैं तो आपने स्थलाकृतियों के निर्माण की जो प्रक्रिया बताई या उनका जो भौगोलिक वितरण बताया वह उसके अवधान को अधिक आकर्षित करता है और वह उसे सार रूप में ग्रहण करता है। इतिहास की कक्षा में भी आप देख सकते हैं जब समय रेखा के माध्यम से अध्यापक किसी राजवंश के कार्यकाल को बता रहा होता है तो राजाओं के नाम, उनके शासन की अवधि इत्यादि को विद्यार्थी अधिक ध्यानपूर्वक सुनता है और वह सार रूप में ग्रहण कर लेता है। ऐसा ही एक प्रयोग आप विज्ञान की कक्षा में भी देख सकते हैं कि जब किसी खास वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत का परिचय दिया जा रहा होता है तो उसे जब हम विज्ञान की भाषा में प्रतीकों या समीकरण के माध्यम से व्यक्त करते हैं और उसे बोलकर भी बच्चे को समझाते हैं तो वह उसी मुख्य सूचना को रेखांकित करता है और समझता है। मिश्रित जानकारी और निर्देशों के लिए सुनना, जब विद्यार्थी के सामने किसी ऐसे महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में बात की जा रही होती है जिसके हर चरण के बारे में जानना आवश्यक होता है तो पूरी ध्यान पूर्वक हर स्टेप को सुनता है और उसके आधार पर अपनी योजना को विकसित करने का कार्य करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है विज्ञान प्रयोगशाला संबंधित कार्य या क्षेत्र कार्य से संबंधित निर्देश। यहाँ विद्यार्थी के लिए निर्देश में जो जानकारी छुपी होती है वह सहयोगी होती है और इस सहयोगी जानकारी को वह तभी आत्मसात कर सकता है जबकि वो पूरी प्रस्तुति, शिक्षक की पूरी बातचीत या जो भी प्रस्तुत होता है उसकी बात को अक्षरशः सुने और ग्रहण करे। इसलिए यहाँ पर उसे छटनी के बजाय विस्तार के साथ सूचना को, निर्देशों को समझना
होता है। सुनना और सराहना करना। व्यक्ति जब किसी के विचारों और भावों को सुनता है तो केवल वह उससे संज्ञानात्मक स्तर पर नहीं जुड़ता, बल्कि वह भावनात्मक स्तर पर भी जुड़ जाता है। वह उसके पात्रों के साथ संवाद करने की कोशिश करता है, वह उनके साथ निकटता महसूस करता है। मान लीजिए आपने किसी विषय की कक्षा में विद्यार्थी से अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव साझा करने को कहा, तो जब उसके द्वारा अनुभव साझा किया जा रहा है तो हर विद्यार्थी उससे जुड़ने की कोशिश करता है। ऐसे ही किसी पात्र के ऊपर चर्चा की जा रही है तो विद्यार्थी भावनात्मक स्तर से उससे भी जुड़ने की कोशिश करता है। अर्थात सुनने के माध्यम से हम संवेदनाओं को भी विकसित करते हैं और ये संवेदनाएं हमें एक भावनात्मक संबंध विकसित करने में मदद करती है। तो साथियों, हमने देखा कि हमारी कक्षा में श्रवण कौशल की केंद्रीय भूमिका होती है। यह विचारों के संप्रेषण, संवाद और समानुभूति तक के स्तर तक हमसे जुड़ा हुआ है। जैसे लेखन वाचन में हमें प्रवाह और शुद्धता का ध्यान रखना होता है, वैसे ही श्रवण कौशल में भी हमें प्रवाह और शुद्धता का ध्यान रखना होता है। यहाँ इसका आशय यह होता है कि जो प्रस्तोता है उसकी बात को हम उसके बोलने वाले के प्रवाह के साथ ही उसकी अर्थानुभूति करते चलें। हमें बार बार उसको रोकने या टोकने की आवश्यकता ना हो और जिन व्याकरणिक कैटेगरियों में, कोटियों में वो अपनी बातों को कह रहा है, जिस क्रम में कह रहा है, जो उसका सिंटैक्स है, जो उसकी मीनिंग है, उसे हम उसी शुद्धता में ग्रहण करें। तभी हम एक अच्छे श्रोता के रूप में वह अर्थ ग्रहण कर सकते हैं जिसके संप्रेषण के लिए कोई कंटेंट हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि यह प्रस्तुति आपको समझ में आई होगी और आप इस पे अपना फीडबैक भी देंगे। धन्यवाद साथियों।